हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9वीं के ज्योग्राफी को देख रहे हैं और 9th क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि 9th क्लास के कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास सही समय से पहुंच सके। आज का जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं यह अध्याय 2 से रिलेटेड है। अभी से पहले अध्याय 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से फर्स्ट वीडियो को देखें, तो वहां से आपको भौतिक स्वरूप से पहले का जो कंटेंट था वहां पे उपलब्ध है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिला देते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले, कौन से टॉपिक को लेंगे। तो यहाँ से आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह यहाँ भारत के जो भी संरचना बनाए गए हैं, जो भी पहाड़ है, जो भी पर्वत है, ये सभी के बारे में यहाँ आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, वीडियो शुरू से अंत तक देखो। जीरो से हीरो तक बनाने की गारंटी मेरी रहेगी। आप सिर्फ चैनल देखो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, और अगर वीडियो खराब लगता है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करो। और जो भी आपकी क्वेरी रहती है, जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है, आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम आपको बता दें, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो भारत के भौतिक स्वरूप का परिचय देखेंगे, वह भी विस्तृत से। किस तरह से यह बंटा हुआ, किस तरीके से इसके अंदर है, कितने प्रतिशत पे जल है, कितने प्रतिशत पे पठार है, कितने प्रतिशत पे पर्वत है। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ अच्छे से विश्लेषण करते हुए देखेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत का भौतिक वितरण किन आधारों पर किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भारत का भौतिक विस्तार है वह उसको 6 भागों में बांटा गया है सामान्य तौर पे, जिनमें से फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हो एक हिमालय पर्वत श्रेणी है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे उसमें उत्तर का हिमालय विशाल मैदान देखेंगे। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद जो अगला हम लोग देखेंगे वो दक्षिण का पठार को देखेंगे। दक्षिण के पठार में आपको 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। एक जो मिलेंगे वह उत्तर मध्य उच्च भूमि मिलेंगे, और एक दक्कन का पठार मिलेगा। तो हम लोग उच्च मध्य भूमि में अच्छे से डिटेल से और साथ में नोट करते हुए पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद जो 4 पॉइंट में हम लोग देखेंगे आज का वीडियो में, वह तटीय मैदान देखेंगे और भारतीय मरुस्थलीय देखेंगे, और लास्ट में जो हम लोग देखेंगे वह भारत का जो द्वीप समूह है या जो भी द्वीप समूह आएंगे, इन सभी को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, और साथ में यह वीडियो आप अच्छे से इसको देखें और नोट करते हुए भी चलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको किताब के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से चैप्टर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ आपको स्लाइड्स में दिखाया गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से स्लाइड्स में, कि यहाँ पे आप अभी से पहले पढ़ रखे थे कि भारत एक स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों के भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे, हमारे जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के पाई जाती हैं, जिनमें आप देख सकते हो एक यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार तथा द्वीप समूह है। ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी होंगी। अब हम भारत की मुख्य आकृतियों की विशेषताएं तथा उसकी संरचना के बारे में डिटेल से देखेंगे। यहाँ भी विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ शैल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग हम लोग टेल्कम पाउडर के रूप में बनाने में करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपको कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? इसमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, आप इसको नोट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में आपको आसानी होगी। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है।
जिसने जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रिया जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ये सभी आपको यहाँ से देखिए, कुछ हम आपको डिटेल से बात कराएंगे तो समझेंगे पूरे सेक्शन को। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ प्लेटों से बनी है। आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स पूरे को। आगे बढ़िए तो कहता है कि प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। और सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियां जो होती है, देख सकते हैं इन प्लेटों की जो गतियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वह किस तरीके से हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। तब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकराकर दूर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट भी करने और साथ में अच्छे से समझने हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत के वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट अंदर भी पाए जाते हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा सा प्लेट के बारे में रूबरू यहाँ से आपको करवाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं प्लेट को लेकर, देखिए आप लोग यहाँ पे ये 3 तरह के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक जो यह प्लेट दिखा रहा है, यहाँ से दोनों आपस में प्लेट एक दूसरे को टकरा रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी परिसीमा। और इसमें जो आपको ब्लैक या थोड़ा सा कलर चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा, मटमैला जैसा, यह जो कलर आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो ये परिसीमा है। इसमें जब प्लेट आपस में टकराते हैं तो एक का धस जाता है और एक दूसरा पे ओवरलैप कर जाता है। फिर उसके बाद इसको जो हम लोग कहेंगे वो अभिसारी परिसीमा कहेंगे। ठीक यहाँ से उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक प्लेट इधर की ओर और एक प्लेट इधर की ओर, एक प्लेट इधर की ओर और एक प्लेट इधर की ओर। यह जो प्रक्रिया हो रही इसको हम लोग कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, इसे हम लोग परिसीमा, अपसारी परिसीमा के अंतर्गत इसे जानते हैं। फिर उसके बाद रूपांतर परिसीमा की बात करें तो ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर। तो ये सभी प्लेटों की गतियां हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो सभी हैं ये प्लेटों की गतियां हैं। और इस तरह से जो प्लेट हैं वह अपने प्लेट गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि भारत में जो यहाँ पे कहता है कि सबसे प्राचीन भूगर्भीय अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं कि गोंडवाना क्षेत्र आपको किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे आपको गोंडवाना के जो क्षेत्र में मिलेंगे वे कौन कौन से मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका मिलेंगे, ठीक है ना, फिर अफ्रीकी प्लेट मिलेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे और भी सभी आपको मिलेंगे, जैसा कि हमने नीचे की स्लाइड्स में आपको बताया। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यह जो भूप्रपट्टी है इसको अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट रही है उससे हम लोग गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट
अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इसका टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनत की अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिससे उत्तर में अंगारा भूमि है। आप ये वाले पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे। ये वाले जो आपको ब्लैक दिखाई, थोड़ा सा ब्लू दिखाई दे रहा है, नीला नीला, ये आपको नोट करने हैं। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे में धंसने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द्रोणी क्या होता है और किस तरीके से होता है, आप पीछे वाले पे अवश्य जाएं। तो यहाँ से कहता है एक द्रोणी का निर्माण हुआ है और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार भूमि की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तर मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार अग्नि तथा रूपांतरण शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह के भारत के भौतिक विभिन्नताएं हैं, पठारीय विभिन्नताएं हैं, पर्वतीय जो विभिन्नताएं हैं, तो ये सभी हम लोगों ने यहाँ डिटेल से देखा। और अब हम लोग देखेंगे कि मुख्य भौगोलिक वितरण के रूप में भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे की पॉइंट्स में आपको हमने बताया था कि भारत के जो है इसके 6 भागों में इसे बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम यहाँ पे आपको 6 डिटेल से बताने वाले हैं। एक तो आपको यहाँ पे बांट दिया जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला को लेकर, सेकेंड बांट दिया जाएगा उत्तरी मैदान को लेकर, थर्ड बांट दिया जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार को लेकर, फोर्थ जो बांटा जाएगा वो भारतीय मरुस्थल को, फिर उसके बाद फिफ्थ जो बांटा जाएगा वह तटीय मैदान, और सिक्स्थ जो देखने को मिलेगा वह द्वीप समूह को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो आइए अब इसको हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हिमालय की बात किया गया है, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरिया आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये सभी हिमालय के उत्तरी भाग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हिमालय आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट्स को तो इस तरीके से यहाँ से देखने को मिल रहा है। जो अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, जो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक यह इसकी चौड़ाई और लंबाई है। और इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 2400 किलोमीटर पे फैली है। तो ये आपने इसको डिटेल से देखा। आइए आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पे कहा है, देखिए यहाँ पे और भी डिटेल से दिया गया है मैप के माध्यम से। आप इसको अच्छे से देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसके भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं।
इसमें हिमालय के कुछ प्रमुख शिखर यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो आपको यहाँ से मैप के माध्यम से देखने हैं कि यह जो मैप में कैसे यहाँ पे बताए गए 3 पार्टों में डिवाइड करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हिमालय है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तो आपको यह दिखाई दे रहा है, एक जो सेकेंड पॉइंट्स यह दिखाई दे रहा है, और थर्ड यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हिमालय को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसके कुछ प्रमुख पर्वतों को यहाँ पे शिखरों को दिखाया गया है। तो आइए हम लोग पहले शिखर की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो शिखर सबसे पहले बताया गया है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे और साथ में देश भी दिया गया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय के नेपाल में है और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है, ऊंचाई में कह सकते हैं ऊंचाई है, वह कितनी है, वह 48, यहाँ से देख सकते हैं 8848 है। आप लोग ध्यान रखेंगे 8800 अब 50 हो चुका है, यह पिछले बहुत पहले की डाटा यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8848 या 8850। अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत में है और ये 8598 मीटर है। मकालू की बात करें तो ये नेपाल में, ये 8481 है। धौलागिरी की बात करें तो ये भी नेपाल में जो 8172 है। नंगा पर्वत जो भारत में है जो 8126 पे है। अन्नापूर्णा ये नेपाल में है जो 8078 पे है। नंदा देवी यह भारत में ही है जो 7817 पे है। कामेट की बात करें तो ये भारत में जो 7756 मीटर ऊंचा है। नामचा बरुआ ये भारत में ही है जो 7756 मीटर ऊंचा है। गुरला मंधाता ये नेपाल और ये 7728 पे है। तो ये सभी हम लोगों ने पर्वतों को देखा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। आप लोग याद रखेंगे जो हिमालय के महान हिमालय है इसका जो क्रोड बना है वह ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानिया का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल एवं निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। आप लोग याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। तथा इसकी जो चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा ये 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलावीर एवं महाभारत श्रृंखला भी इसी का महत्वपूर्ण भाग है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन आपको देखने को मिला। आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मैप के थ्रू हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया कुल्लू, देख सकते हैं ये कुल्लू श्रेणियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हिमालय में यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे बहुत से श्रेणियाँ देखने को मिलेगा जिसमें लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, साथ में हिंदू कुश है। तो ये सभी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कहता है कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ से हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे जो इसका सबसे बाहरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग शिवालिक कहेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वह 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में आप प्रसिद्ध देख सकते हैं देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ से कवर करने हैं। बता कि इस उत्तर दक्षिण देख सकते हैं आप लोग, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। तो ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़िए तो कहता है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को
कुमाऊं हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, जो सतलुज तथा काली नदियां के बीच जो स्थित भाग है उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है, यानी उनके सीमाओं का अंकन करती है और साथ में हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता करती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि शैल से बनी है, ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के बीच में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई देख सकते हैं, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है। आपको ये वाले पॉइंट्स नोट करने हैं, ये जो पॉइंट्स है आपको यहाँ से नोट करने हैं। देख सकते हैं यहाँ से मिजो की पहाड़ियां यहाँ से फिगर में आपको दिखाया गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तरी मैदान को लेकर। कहता है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है, जिनमें सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र है तथा इनकी सहायक नदियां भी हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। आप लोग जानते हैं जो नदी के किनारे बसे होंगे या नदी के पास होंगे वहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार ज़्यादा होगा। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे इसमें उपजाऊ का मैदान हुआ है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से अधिक, देख सकते हैं आप लोग, 240 से अधिक किलोमीटर या क्या है, चौड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ से। और साथ में यह भी कहा गया कि 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदानों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदियों, देख सकते हैं आप लोग, नदियों यहाँ से नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है और इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितारिका कहते हैं। आप यहां से पॉइंट्स को नोट करेंगे कि नदियां अपने निचले भाग में एक गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है, जिन्हें हम लोग वितारिका कहते हैं। और साथ में ये वाले पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि ब्रह्मपुत्र में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास स्थान है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताया गया है कि दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, तो पहले आप लोग समझ लें कि दोआब 2 नदियों के बीच का भाग है, यानी 2 नदियाँ जहाँ पे मिलती है उस चीज को दोआब कहता है। और दोआब 2 शब्दों से मिलकर मिला है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ 5 होता है तथा आप का मतलब है पानी, यानी 5 नदियों के समूह से जो मिलकर बना है उसे हम लोग पंजाब कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए तो कहता है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की पंजाब का मैदान कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह पंजाब का मैदान कहा जाएगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम भाग में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है।
इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप बनाती है। इसे भावर कहते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक के ढाल पे 8 से 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर नाम दिया जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी की दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह वन प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा इसकी वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद करेंगे कि वे नदियां जो बाढ़ के द्वारा लाए गए मैदान के ऊपर स्थित होते हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, खादर और बांगड़ इनकी लगभग प्रत्येक वर्ष पूर्ण निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे वे प्रायद्वीपीय चीज को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां देख सकते हैं आप लोग, चौड़ी तथा यहाँ पे आप इस मैप में भी देख सकते हैं किस तरह से यह पठारीय भाग है जो प्रायद्वीपीय का है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे कहता है कि चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। आप लोग नोट कर लेंगे इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, एक तो दक्कन का पठार है और एक मध्य उच्च भूमि है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे उसे कौन से भूमि के नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि के। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम के चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो ये सभी पॉइंट्स आप देख सकते हो। आगे के पॉइंट्स में कहता है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। इस भाग में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, महादेव है, कैमूर की पहाड़ी है, मैकाल श्रृंखला है एवं इसके पूर्वी विस्तार भी है। आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए तो कहता कि दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में आप लोग थार घाट को खोजिए, भोर घाट को खोजिए तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें, जैसा कि इस पुस्तक में दिया गया। आप लोग भी अपने पुस्तक को खोलकर ऐसा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे के सेशन को देखते हैं। आगे के सेशन में यहाँ पे आपसे बात करा गया है भारत के कुछ और भी क्षेत्र हैं जिन्हें हम लोग अनेक तरीकों से बांटते हैं, जिनमें आप प्रायद्वीपीय यहाँ से मरुस्थलीय क्षेत्र को देखेंगे तो कहता है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। क्या किस चीज़ का मरुस्थल है, तो थार का। आप लोग ध्यान रखेंगे थार का मरुस्थल आपको देखने को यहाँ से मिलेगा।
जो बालू के टिब्बों से ढका इंगित करता है तरांकित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से भी अधिक 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इसमें एक बहुत बड़ी नदी है, एक ही नदी है जो नदी वर्षा ऋतु में निकलती है और वहीं पे समाप्त हो जाती है, जिसका नाम लूनी है। आप याद रखेंगे, यहाँ पे यह सबसे बड़ी लूनी नदी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हो अगले पॉइंट्स में तटीय मैदान को, और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कुछ भारतीय मरुस्थल को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तटीय मैदान को। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और बड़ी नदियां इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट की सबसे विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो आज हम लोग वीडियो में यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, फिर अगले इसका एक पार्ट और अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, और अच्छे अगर वीडियो लगते हैं तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन चलो थोड़ा सा ही बचा, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। आइए हम लोग अगला जो बात कर लेते हैं वह कहता है नदी द्वीप की। आइए नदी द्वीप देख लेते हैं किस तरह से द्वीप समूह है। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल है वह अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। इन द्वीप समूहों को पहचान कर सकते हैं। केरल में मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थित है, और द्वीपों की यह समूह बहुत छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनका लक्का द्वीप, यामिनिकाय तथा यमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। आप इसको नोट करेंगे। और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये पूरे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये भी आपको पॉइंट्स नोट करने हैं। इस द्वीप पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। आप लोग याद रखेंगे पिटली द्वीप को। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की संख्या की ओर ध्यान दीजिए। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह एक बड़ी द्वीप भी है। तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ कहता कि प्रवाल का मतलब पॉलिस, कम समय पर तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनके कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव का प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रवाल रोधिका होते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति होता है, और प्रवाल वाले द्वीप होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। आप लोग देख सकते हो। यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बटा। एक तो उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में यह निकोबार माना जाता है। और यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निजमित है और यह पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश के सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ घने आच्छादित वन है। आप इसको देखिए, यहाँ से ये वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बैरिन द्वीप समूह पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग में खनिजों के भंडार, जिसे देश ने औद्योगिक में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की त्रिविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती है। तो इस तरह से हमने इसके डिटेल्स पॉइंट को देखे और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि एक निम्नलिखित में से
सही उत्तर चुनिए। एक स्थलीय भाग जो 3 समुद्रों से घिरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप ये सभी को, अगर वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर खुद करेंगे, और आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर जो भी 4 है आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक आप इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।